SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपका पाठ 17, जिसका नाम है मंगर। व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व और स्वभाव हमेशा एक सा नहीं रहता। अच्छे से अच्छा, बलिष्ठ और सुडौल शरीर भी समय के साथ साथ निर्बल और जर्जर दिखने लगता है, परंतु स्वाभिमान और ईमानदारी में समय के साथ परिवर्तन आना संभव नहीं है। प्रस्तुत पाठ ऐसा ही रेखा चित्र है जो एक हलवाहे का चित्रण हमारे सामने करता है, जिसके जीवन की संध्या बेला के समय उसकी शारीरिक स्थिति देखकर लेखक का हृदय करुणा से भर आता है। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में बैना, आगे आगे बैल का जोड़ा अपनी आवाज के हदा से ही बैलों को भगाता मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मुझे याद आता है हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि ना जाने मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों में प्राय देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं। आज जब मंगर अशक्त जर्जर हो चुका है, बच्चे मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भगाते हैं, और जब वह झल्लाता है उन्हें मारने के लिए बुढ़ापे की अपनी लकुटियां खोजता या खींचकर गालियां बकने लगता है, तो वे खिलखिला पड़ते हैं और उसको मुंह चिढ़ाने लगते हैं। बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? शायद इसीलिए तो नहीं कि उसे जो एक बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ पूत बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची थी जिसकी शादी में इतनी दरियादिली दिखाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे पर पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से जबरदस्ती भगा लाया। मंगर का स्वाभिमान गरीबों में भी स्वाभिमान, लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही है, मंगर ने किसी की बात बर्दाश्त नहीं की और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। मंगर मेरे बाबा का अदब करता था, शायद उनके बुढ़ापे का कारण। सुना है मेरे बाबूजी को वह बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण, किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा, और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा है। किसी की मजाल जो मंगर को बदजुबान कहे, हलवाहों को मिलने वाली नित दिन की गालियां तो दूर की बात। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगल का हट्टा कट्टा शरीर और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्ठ जोतता, मंगर 15 कट्ठ जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराऊ मिलना मुश्किल। मंगर को यह बताने की जरूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा। वह शाम को ही सारे खेतों के आर पार घूम जाता और जिसकी ताक होती वहां हल लिए सुबह सुबह पहुंच जाता। जुताई के वक्त किसी को देख रेख की भी जरूरत नहीं। आम हलवाहों के पीछे किसान लट लेकर पड़ जाते हैं, और तो भी वे जी चुराते हैं, ढिलाई करते हैं, आज का काम कल के लिए छोड़ते हैं। यह आदत मंगर में नहीं थी। यूं ही लखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी पसही की, खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास, मंगर पर सब छोड़कर निश्चिंत सोया जा सकता था। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ? फिर क्यों ना उसकी कद्र की जाए। मेरे बाबा कहते थे मंगर हलवाहा नहीं है, स्वांग है। वह अपने स्वांगी की तरह ही कभी कभी रूठ जाता था और जब तब लोगों को झिड़क भी देता था। उसकी झिड़क सब
के सर आंखों पर उसका रूठना और उसकी मनौती होती थी। कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती थीं। एक दिन काफी कहासुनी हो गई। दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया। इधर से बुलाहट भी नहीं हुई। रुपए हैं तब हलवाहा ना होंगे। कोई नया हलवाहा लेकर खेत जोता गया। उधर का दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगर देख, उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है। उन्हें रुपए हैं, 1000 हलवाहे मिलेंगे। तो तेरे भी शरीर हैं, 1000 गृहस्थ मिलेंगे। चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा। लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है। मंगर ने इसका जवाब दिया और इसका यह सरदर्द तब तक बना रहा जब तक झक मारकर मेरे चाचा जी उसे बुलाने नहीं गए, क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैर में फर लग गया। खेत में हल तो चला लेकिन ना ढेला हुआ ना मिट्टी मिली। फिर खेत की आर पर बैठे दिन भर हलवाहे को ठुकारी देते रहे। तब कहीं 10 कट जमीन जुते। मंगर के बिना काम नहीं चल सकता। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी मकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ, कह दे मेरा सिर दर्द कर रहा है। मंगर ने चाचा जी को सुनाकर कहा, मालिक जरा इनके सिर पर मालकिन से तेल दिला दीजिए। मकोलिया हंसती हुई बोली, तू मुझसे दिल लगी करती है। मंगर के स्वर में नाराजगी थी। मंगर चलो, आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ करो। चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी। जाइए उसी से जुतवाइए जिसे 4 दिन जुतवाया है। मुझे ले जाकर क्या होगा, आधी रोटी की बचत भी तो होगी। यूं हो नोकझोंक, मान मन्नत, फिर मंगर अपना हलवाही का पैना हाथ में लिए आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या, इसे समझा आपने? इसे मंगर का खास इजारा समझिए। जहां गांव भर के हलवाहे को 1 रोटी मिलती थी, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती थी। वह भी रोटी सउन्न की हो और अच्छी पकी हो, उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती, लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता। ऐसा आप नहीं समझेंगे? क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता? नहीं, आधी को 2 टुकड़ों में करके दोनों बैलों को खिला देता। यूं यह आधी रोटी फिर मेरे ही घर में लौट आती। लेकिन कोई काट कपट नहीं हो सकती थी। महादेव मुंह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगर के लिए ये बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। एक आध बार बात बहुत बढ़ गई तो मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया। लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा। दूसरे गांव में भी वह जम नहीं सका। तब तीसरा गांव देखा और अंत में मारा मारा फिर से मेरे गांव लौटा। शायद मेरे घर जैसी कद्र उसे कहीं नहीं मिली। मंगर का स्वभाव रूखा और बेलोस्त रहा है। किसी से लल्लो चप्पो नहीं, लाई लपटाई नहीं, 2 टुक बातें, 2 टुक व्यवहार तो भी ना जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की दृष्टि से देखता रहा है। शायद इसीलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मालिक थे हमारे मजले बाबू, मेरी तकदीर फूटी। और वह शायद इसलिए भी कि मैं बचपन से ही टूअर रहूं। माँ मर गई, पिताजी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। और जब कुछ बड़ा हुआ, मैं ननिहाल जाने आने लगा और रहने लगा तो याद आता है मंगर ही मुझे वहां पहुंचाता था। मैं एक छठी घोड़ी पर सवार, मंगर सर पर सौगात की चीजें और मेरी किताबें लिए घोड़ी की लगाम पकड़े आगे आगे। जहां ऊंच नीच जमीन होती वहीं मैं घोड़ी से गिर ना जाऊं, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ लेता। उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूं। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटता गया। बकौल मंगर मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया। लेकिन जब जब 2-4 दिनों के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप में और उसी पेशे में देखा करता। कपड़ों से मंगर को बैर रहा है, हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता।
उसे धोतियां मिली हैं। गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैलों के सींगों में लटकन बांधता। क्या? यूं भी बाबा और चाचा साल में जब जब धोतियां दिया करते, घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियां भी मिली हैं। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियां हमेशा उसके सिर का ही सिंगार रही, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता, जब मेरी किसी कुटमैती में वह संदेश लेकर आता, तभी उसकी देह ढकती। यूं साधारण था वह, हमेशा नंग धरंग रहता और मैं कहूं मुझसे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूं, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था, काला कलूटा फिर भी खूबसूरत। सौंदर्य को रंगसाजी और नक्काशी का ही मजमुआ समझने वालों की रुचि में समझ नहीं पाता। यह कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफी मांगने को तैयार नहीं। मंगर का वह कालाकृति का स्मरण हो जाता है। सैड़ों के शैदाई उससे कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं। कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना है। लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग से उभार रखा था। पहलवानों की तरह उसमें अस्वाभाविक उभार नहीं आई थी। जांघें, छाती, भुजाएं, सब में जहां जितनी जैसी गड़न और उभार चाहिए, बस उतनी ही। ना कहीं मांस का लौंदा, ना कहीं सूखी काट। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। मंगर के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती मिस्टर मूलर की आकृति का स्मरण हो जाता है। सैंडो के शैदाई उससे कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं, लेकिन आज ना वह देवी रही, ना वह कड़ाह रहा। मंगर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीबों को वह अपने अक्खड़पन से हमेशा धता बताए रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही, और आज उस पर यह कहावत लागू है, सूखी हार ठाट भई भारी, अब का लादब हे व्यापारी। उसके शरीर की मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गई हैं, उसकी हड्डियां तक सूख गई हैं। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग चित्र मात्र ही रह गया है। बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती हैं, उस चीज का संग्रह मगर ने कभी किया ही नहीं। आज खाए और कल को झके, तो को गौरक संग न रखे का उपासक यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा। कोई संतान भी नहीं जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उसने इस निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तर्कस में थे। मंगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के लिए नहीं रह गया, तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर काम लिए गए, लेकिन यह भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब एक ही उपाय रह गया था, उसे पेंशन मिले। लेकिन हलवाहों यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। फिर मंगर में जली हुई रस्सी की वह ऐठन और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उसे दूर दूर भगाता रहा है। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह, और मंगल के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझिए। इसके बदले आज भी वही बैलोस बातें, झड़प झिड़कियों की आंच, जो पानी की क्या बात खून को भी सुखा दे। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदें कभी कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उनसे भले ही बुझे। मगर के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मगर की हड्डियों का झांझर भी नहीं पाते अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती। उसकी अर्धांगिनी मकोलिया मगर की आदर्श जोड़ी। वहीं जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं? 2 ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्रीत्व के उस महान रूप से बहुत कुछ वह बची रही।
जो मातृत्व का सुंदर नाम पाता है। यही कारण है मगर जर्जर झरझर हो गया, लेकिन मकोलिया अभी चलती फिरती तो है। कुछ हाथ पांव चलाकर संग्रह कर लेती और दोनों प्राणियों की गुजर चल जाती है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन झिझती जाती है। मकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी शारीरिक ढांचे में ही नहीं, स्वभाव में भी। वे भी दिन थे जब वह तमकर बोलती, झपट कर चलती, ना किसी को मुंह लगाती और ना किसी की हेटी बर्दाश्त करती। जिस किसी ने छेड़ा, काली सापिन के फन पर पैर रखा। लेकिन मकोलिया में सिर्फ फुंकार मार दर्शन और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। इसका उदाहरण है मकोलिया। मगर आज भी वह मंगर है, मुंह का बैलोस या फूहड़ कहिए, लेकिन मकोलिया वह नहीं रही। किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का कुटान पिसान कर दिया, किसी का गोबर पात दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे खाने बैठी। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती है। मंगर अपना सारा पित्त और अपनी पुरानी झड़प अब ज्यादातर इसी पर झाड़ता है। भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों के बिसर जाने का प्रयत्न करता है, उस भगवान ने परसाल उसकी और दुर्गत कर दी। उसे जोरों की अधक पारी उठी। मकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी पर दया की मूर्ति से दालचीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप उसकी ललाट पर कर दिया। बाई पुटपुटी पर और आंख पर भी लगा दी। मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर रहा था। मकोलिया हुक्म बजा लाई, लेकिन यह क्या, जहां जहां लेप लगाती वहां अजीब जलन शुरू हो गई। जलन जख्म में बदली और जख्म ने उसकी एक आंख ले ली। जब मैं घर गया बबुआजी मेरी एक आंख चली गई, मैं काना हो गया कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने ही पहली बार रोते देखा। उसे ढाढ़स दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय और विपदा अकेली कब रही। पिछले माघ में मैं घर पर पहुंचा, धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई में लिपटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धमधम की आवाज होती रही। रजाई मुंह से हटाकर आंखें खोली तो देखा सामने पुआल के टाल के नजदीक एक काला सा अस्थिपंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है। यह क्या, चौंक कर उठा, उस ओर बढ़ा। यह तो मंगर है, सुना था मंगर को अर्धांग मार गया है। देखा, आंखें सजल हो उठी। निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर पड़े क्यों नहीं रहते, यह कैसी चोट लग रही होगी। पड़े पड़े मन ऊब जाता है बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। उफ, नसें ढीली पड़ गईं, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पछाड़ खा गिर पड़ती। कैसा करुण दृश्य है यह। तो बच्चों, इस पाठ में हमको यह बताया गया है कि हमें किसी भी तरह से अपने शरीर पर अभिमान नहीं करना चाहिए और स्वावलंबी बने रहना चाहिए। आइए अब हम करते हैं हमारे शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। पैना यानी बैल टांकने की छोटी छड़ी, हदास यानी डराने की आवाज, स्नेह यानी प्रेम, अशक्त यानी शक्तिहीन, जर्जर यानी क्षीण, वितृष्णा यानी तृष्णा का अभाव, अदब यानी सम्मान, हलवाहा यानी किसान हल चलाने वाला, कट्ठ यानी जमीन का एक नाप, चास यानी खेती, पसही यानी तन्नी की आवाज, रास यानी ढेर, स्वांग यानी भेष बनाकर नकल करना, बैलोस यानी सच्चा खरा, परिहित यानी हल के पीछे की ओर लगी लकड़ी, अर्धांगिनी यानी पत्नी, बलिष्ठ यानी ताकतवर, परसाल यानी पिछले साल, दुर्गत यानी बुरी हालत, पटपुटी यानी पलक, अधकपारी यानी आधी सीसी का दर्द, अर्धांग यानी लकवा, बालू यानी रेत, करुणन यानी दयनीय। तो बच्चों, ये थे आपके शब्दार्थ। अब आप अपने पाठ पर आधारित इस अभ्यास कार्य को पूरा करें।
आज की कक्षा में बच्चों हम सीखेंगे इतना ही। मैं आपसे अब मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।